हाँ, तो हमने कर लिया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लास्ट क्लास में अपना 107 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर। यहाँ तक हो गया था, समझ आ गई थी यहाँ तक आप लोगों को? जी सर, आ हाँ, गया। अब फटाफट भाग भाग के ना इसको एक बार ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। मैं आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना? ये वाला है ना। अब आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जी सर। AS 108, जो कि ऑपरेटिंग सेगमेंट के लिए है। जो कि किसके लिए है? ऑपरेटिंग सेगमेंट के लिए। क्या होता है ये, इसके बारे में बात करते हैं। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी एंटिटी एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन टू enable user of its financial statement to evaluate the nature and financial effect of the business activity in which it engage and economic environment in which it operate। ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी एंटिटी है वो डिस्क्लोज करेगी इंफॉर्मेशन को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कि भाई किस तरह का नेचर और फाइनेंशियल इफेक्ट अपनी बिजनेस एक्टिविटी, कि भाई किस तरह की वो बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं और उस बिजनेस एक्टिविटी का फाइनेंशियल इफेक्ट क्या है, उस चीज़ के लिए क्या करेगी। अपने जो फाइनेंशियल यूज़र्स हैं जैसे शेयर होल्डर, क्रेडिटर, जो भी, तो उनके लिए क्या करेगी जो कंपनी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जिस भी तरह की वो बिजनेस एक्टिविटी कर रहे होंगे उसका नेचर और फाइनेंशियल इफेक्ट बता के यहाँ पर चलेंगे। दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई टू कंपनी टू विच इंडियन इन अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट नोटिफाई अंडर द कंपनीज एक्ट अप्लाई। जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये वो उन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर नोटिफाई की गई है। और हमने पढ़ी है कौन कौन सी कंपनी के ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है। क्लियर है ना? समझ आ गई? तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑपरेटिंग सेगमेंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 104 है उसमें क्या बताना होता है, उसमें आप बताओगे कि इसमें कंपनीज को जो भी उनकी कंपनी का जो बिजनेस एक्टिविटी का जो नेचर है और जो उन बिजनेस एक्टिविटी का फाइनेंशियल इफेक्ट है वो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बताओगे। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन सभी कंपनी को फॉलो करना पड़ता है जिनको नोटिफाई किया गया है अंडर द कंपनीज एक्ट। क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ठीक है। उन कंपनी के लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना अप्लाई नहीं है जो ये सेगमेंट रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग जो ये इंफॉर्मेशन देना उन कंपनी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है कि जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करती। जिनके ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होता तो उनके लिए ये ऑपरेटिंग सेगमेंट के रिगार्डिंग डिस्क्लोजर देना रिक्वायर्ड नहीं है। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर, क्लियर है। हाँ, अगर किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आप स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो या फिर आप बना रहे हो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो या फिर आप बना रहे हो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों की दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपरली जिनके दोनों जहां पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं तो आपको अपनी स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी, और उस केस में फिर क्या होगा, इफ द फाइनेंशियल रिपोर्ट कंटेन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ पेरेंट दैट इज विद इन द स्कोप ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज वेल एज द पेरेंट इज सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेगमेंटिंग, जो सेगमेंट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड ओनली इन केस ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि भाई कोई भी फाइनेंशियल, अगर आपकी कोई कंपनी मतलब कोई पेरेंट होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी क्या करती है, पेरेंट कंपनी क्या करती है, अपनी खुद की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाती है प्लस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाती है। और जो जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अगर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है तो उस केस में सिर्फ सेगमेंट रिपोर्टिंग आप फिर कंसोलिडेटेड में ही देके चलोगे। समझ आ गई? जी सर। ऑपरेटिंग सेगमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ एंटिटी। ये क्या होता है ऑपरेटिंग सेगमेंट? उस एंटिटी का पार्ट होता है दैट एंगेज इन द बिजनेस एक्टिविटी फॉर विच इट मे अर्न रेवेन्यू एंड इनकर एक्सपेंसेस। ये कहना चाह रहा है कि भाई आप जो सेगमेंट रिपोर्टिंग देते हो वो कौन सी बिजनेस एक्टिविटी के लिए देते हो, उस बिजनेस एक्टिविटी के लिए देते हो जिस एक्टिविटी के लिए आप क्या करते हो, कोई रेवेन्यू अर्न करते हो या कोई एक्सपेंसेस करते हो। समझ आ गई?
नंबर 2, whose operating result are regularly reviewed by the chief operating decision maker, जिसके ऑपरेटिंग रिजल्ट को प्रॉपरली किसके चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर कोई भी उसके द्वारा क्या किए जाते हैं, रिव्यू किए जाते हैं, जिसके डिसीजन चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के द्वारा लिए जाते हैं। जिस बिजनेस के ऑपरेशन जिसके रिजल्ट्स का रिव्यू किसके द्वारा किया जाता है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। और लास्ट, फॉर विच डिस्क्रेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ये कहना चाह रहा है कि आप कौन कौन सी चीज़ों के लिए ऑपरेटिंग सेगमेंट के रिगार्डिंग जो डिस्क्लोजर है वो दोगे। पहला ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई बिजनेस एक्टिविटी जिससे आप रेवेन्यू अर्न करते हो या एक्सपेंसेस करते हो उसके लिए। दूसरा, अगर भाई वो क्या कहना चाह रहा है, हुज ऑपरेटिंग रिजल्ट आर रेगुलरली रिव्यू बाय द चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। और तीसरा, फॉर विच डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो इन तीनों चीज़ों के लिए आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग सेगमेंट के अंदर रिपोर्टिंग करके आप चलोगे। समझ आ गई मेरी बात। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102 क्लियर है? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। सर डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिएट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है? जिसके लिए आपकी डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, कि भाई वो ये कहना चाह रहा है कि भाई डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब है जो आप बिजनेस करते हो ना उसके रिगार्डिंग आप उस बिजनेस की आपके पास प्रॉपरली क्या है, इंफॉर्मेशन है। प्रॉपर जो आप बिजनेस करते हो आपकी एक डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी अवेलेबल है उसके लिए। जो बिजनेस एक्टिविटी आप कर रहे हो उसकी डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है, डिस्क्रीट का मतलब होता है एक डिफरेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डिफरेंट एक अलग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके पास पूरी होनी चाहिए। समझ आ गई मेरी बात? जी सर ठीक है। आपके पास, हाँ, तो ये दो तीन चीज़ें कह रहा है कि भाई पहला तो बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे आपको रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हो रहे हो। और दूसरा फिर आपके पास एक उसका ऑपरेटिंग रिजल्ट जो है उसको रिव्यू कौन करेगा, ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो भी है। और तीसरा, इसकी एक सेपरेट एक डिफरेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। समझ आ गई? जी सर ठीक है। अब बढ़ते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 109। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 109 सेपरेट इंफॉर्मेशन कौन फॉलो करेगा, कौन बनाएगा? क्या कह रहे हो? तो ये जो सेपरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो रहेगी वो कंपनी अपने पास बना के रखेगी या कोई जो कंपनी की एंटिटी की बात कर रहा हूँ ना, जो भी बना एंटिटी के है जो बिजनेस कर रही है उसे अलग से एक पूरा रिकॉर्ड बना के रखती है ना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से उसके रिगार्डिंग, अपने बिजनेस की क्या खर्चा हो रहा है, क्या रेवेन्यू हो रहा है, कहाँ पेमेंट देनी है, किसकी आनी है, तो उसके रिगार्डिंग एक पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसकी है तो उसके रिगार्डिंग पूरा डिस्क्लोजर आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर दोगे। क्लियर है? ओके सर ठीक है। हाँ, अब आ जाओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 109 जो कि बात करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू एस्टैब्लिश प्रिंसिपल फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, अगर मैं इसकी बात करूं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, ये कहना चाह रहा है कि इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एस्टैब्लिश प्रिंसिपल, क्या, टू एस्टैब्लिश प्रिंसिपल, टू एस्टैब्लिश प्रिंसिपल फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए क्या करना, प्रिंसिपल प्रॉपरली क्या करना, इस्टेब्लिश करना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट। दूसरा, एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी, एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी।
प्रिंसिपल इस्टेब्लिश करना किसके लिए? फाइनेंशियल एसेट के लिए, फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए। दैट विल प्रेजेंट द रेलेवेंट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि क्या करेंगी? दैट विल प्रेजेंट द रेलेवेंट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर देयर असेसमेंट ऑफ द अमाउंट, टाइमिंग, सर्टेनिटी ऑफ एंटिटी इज फ्यूचर कैश फ्लो। मतलब इस स्टैंडर्ड का जो पर्पस होता है, इस्टेब्लिश करना द प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब कहना चाह रहा है कि एक एसेट और लायबिलिटी का जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसको इस्टेब्लिश करना, उसके प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश करना, जिससे यूजर्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को एक प्रॉपर क्या है इंफॉर्मेशन मिलके यहाँ पर चले, जिससे वो क्या कर सके? असेसमेंट कर सके कि कितना टाइम, कितनी सर्टिनिटी, कितना अमाउंट एक एंटिटी के फ्यूचर कैश फ्लो का रहेगा। समझ आ गई? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वो इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी? हाँ, क्या कह रही हो मंशा? तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के रिगार्डिंग जो स्टैंडर्ड है कि भाई कंपनी अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉपर मेंटेन रखेगी, जिसमें वो अपने फाइनेंशियल एसेट्स के रिकॉर्ड, जिसमें वो अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ के बारे में प्रॉपरली क्या करेगी? रिकॉर्ड रखेगी, जिससे क्या हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वो क्या होते हैं, जैसे भी कोई भी वो इन्वॉइसेस हो गए, ट्रांजेक्शन्स हो गई, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उनके प्रॉपर रिकॉर्ड, जिससे क्या हो सके कि आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले, जिससे आप क्रॉस चेक कर सको, आप ये दिखा सको कि भाई फ्यूचर के टाइम पे, आने वाले फ्यूचर के टाइम में एक कंपनी के पास कितना अमाउंट, कितना टाइम और कितनी अनसर्टेनिटी रहेगी फ्यूचर कैश फ्लो के रिगार्डिंग। तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल बताता है कि भाई आप प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटल वे से, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर आपके होने चाहिए, जिससे एसेट्स और लायबिलिटी का प्रॉपर क्या हो, आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही रहे। तो उसके रिगार्डिंग आप प्रॉपर डिस्क्लोजर, प्रॉपर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर करके रखोगे अपने डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंटेशन की मेनली बात करता है, समझ आ गई? जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? जी सर, ठीक है। अब आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नो एक, सर। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 ये बात करता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। क्या होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? हमने पता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू एस्टैब्लिश प्रिंसिपल फॉर द प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन अ कंपनी कंट्रोल, व्हेन एंटिटी कंट्रोल वन और मोर अदर एंटिटी। ये हमें पता है, क्लियर है कि भाई जो भी एक एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी को या दो से ज़्यादा एंटिटी को कंट्रोल करती है, तो उस केस में एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर ले या नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर ले, कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ ग्रुप in which asset, liability, equity, expenses, income and cash flow of parent and subsidiary are presented as those of single economic entity. इसमें क्या होता है कि होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी, इन सब के अकाउंट्स को इकट्ठा करके क्या किया जाता है? प्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? समझ आ गई मेरी बात? जी सर, क्लियर है। ओके ओके, आगे बढ़े। जी सर। अब आता है हमारे आगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जॉइंट एग्रीमेंट्स। जॉइंट एग्रीमेंट क्या होते हैं? जेवी, जेवी भी कहते हैं इसको, सॉरी जे भी कहते हैं इनको। जॉइंट एग्रीमेंट क्या होते हैं? जो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 111 की अगर मैं बात करूँ, इसका पर्पस क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू एस्टैब्लिश प्रिंसिपल फॉर द
फाइनेंस रिपोर्टिंग बाय एंटिटी दैट हैव नो इंटरेस्ट इन द अरेंजमेंट दैट आर कंट्रोल जॉइंटली, जिसको जॉइंट एग्रीमेंट कहते हैं। ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस्टेब्लिश करना क्या, प्रिंसिपल फॉर द फाइनेंस रिपोर्टिंग बाय द एंटिटी दैट हैव एन इंटरेस्ट इन द अरेंजमेंट दैट आर कंट्रोल जॉइंटली। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली ये वो प्रिंसिपल इस्टेब्लिश करता है जिसमें एंटिटी क्या करेगी, उस चीज की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देगी जिस उस एग्रीमेंट की, उन एग्रीमेंट्स की क्या करेगी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देगी जो कि किसी दूसरे एग्रीमेंट, किसी दूसरी एंटिटी के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया है, कंट्रोल किया है। कोई चीज़ अगर मान लो किसी एक चीज़ को दो एंटिटी मिलके क्या कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं, तो उस केस में अगर दोनों के बीच में जॉइंट एग्रीमेंट हुआ पड़ा है कि भाई हम इसके रिगार्डिंग दोनों मिलके काम करेंगे, तो दोनों अगर किसी एक एंटिटी को कंट्रोल करते हैं तो उस केस में जॉइंट एग्रीमेंट होता है। और जॉइंट एग्रीमेंट के केस में फिर क्या होता है कि जो भी कंपनी एंटिटी जॉइंट एग्रीमेंट में इंटरेस्टेड होती है तो उसको प्रॉपर फाइनेंस रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग अपना क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उसकी करनी पड़ती है। और उसी चीज़ के रिगार्डिंग ये आपका जॉइंट एग्रीमेंट का जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 111 बना रखा है। समझ आ गई? जी सर, बेसिकली इट इज अ एग्रीमेंट, दो पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट होता है ज्वाइंट करने के लिए। हाँ, ये जॉइंट एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि कई बार जॉइंट एग्रीमेंट किस चीज़ के रिगार्डिंग होता है कि कोई प्रोजेक्ट आया, मान लो कोई प्रोजेक्ट आया और उस प्रोजेक्ट को दो पार्टी मिलके कर रही हैं जॉइंटली, दोनों उस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है। अब इनके बीच में कोई प्रोजेक्ट पे, एक प्रोजेक्ट में मिलकर दो एंटिटी काम कर रही हैं और उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ किसी चीज़ के रिगार्डिंग। अब वो दोनों एक चीज़ में इंटरेस्टेड है। अब उन चीज़ के जो भी इस चीज़ के जॉइंटली मिलकर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, कोई भी जिसका फाइनेंशियल इफेक्ट है, उसके रिगार्डिंग रिपोर्टिंग करना क्या है, आपको इस जॉइंट एग्रीमेंट वाले प्रिंसिपल में बताना पड़ेगा। सौरभ समझ आ रही है? यस सर। हाँ, मंशा क्लियर है? तो सर वो ये दोनों बीच के दोनों जी सर, दोनों पार्टी के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया जाता है ना। हाँ, कि भाई आप डिस्क्लोजर दो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कोई जॉइंट एग्रीमेंट आपके बीच में है तो जॉइंट एग्रीमेंट का डिस्क्लोजर, किस चीज़ के रिगार्डिंग जॉइंट एग्रीमेंट है, क्या फाइनेंशियल इफेक्ट है उसका, वो सारा आपको बताना पड़ेगा। समझ आ गई? यस सर। तो इसमें पूरा उसी के रिगार्डिंग है। टू मीट द ऑब्जेक्टिव, the Indian accounting standard define joint control and require an entity that is partly to the joint agreement to determine the type of joint agreement in which it is involved by the assessing it is right and obligation and to account for those right and obligation in accordance with the that type of joint agreement। ये कहना चाह रहा है कि टू मीट द ऑब्जेक्टिव, भाई साहब इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए जॉइंट कंट्रोल, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या किया है, डिफाइन किया है जॉइंट कंट्रोल को, एंड रिक्वायर एन एंटिटी दैट इज पार्टी टू जॉइंट एग्रीमेंट टू डिटरमाइन दैट टाइप ऑफ जॉइंट एग्रीमेंट इन विच इट इन्वॉल्व बाय असेसिंग द राइट एंड ऑब्लिगेशन एंड टू अकाउंट फॉर दूज राइट एंड ऑब्लिगेशन इन अकॉर्डेंस विद द व्हाट टाइप्स ऑफ जॉइंट अरेंजमेंट। इसमें क्या किया है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 111 है, इसने बताया है कि भाई जॉइंट कंट्रोल क्या होता है, किस तरह का जॉइंट एग्रीमेंट है, और उस जॉइंट एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या राइट्स, क्या क्या लाइबिलिटी है, तो वो उसको आपको बताना पड़ेगा अपनी एज पर दिस अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बताना पड़ेगा। दिस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई बाय ऑल एंटिटी दैट आर पार्टी टू अ जॉइंट अरेंजमेंट। और ये हर एक एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो कि क्या है, किसी जॉइंट अरेंजमेंट के अंदर पार्टी है। द जॉइंट अरेंजमेंट इज अरेंजमेंट The joint arrangement is an arrangement of which two or more party have the joint control. A joint agreement has the following characteristic. The party are bound by the contractual arrangement. पार्टी के अंदर क्या होता है, बीच में joint contract होता है। The contractual arrangement give two or more of those party joint control of the arrangement. A joint arrangement is either a joint operation or of a joint venture. तो ये क्या होता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जॉइंट अरेंजमेंट की बात करता है। समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट इस पे तो मुझे पूछ सकते हो।
यस जी सर। सर क्लियर है। कि भाई ये जो जॉइंट अरेंजमेंट का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज पे दो पार्टी ने आपस में क्या किया है, कोई अरेंजमेंट किया है जिसमें दोनों पार्टी क्या है, इंटरेस्टेड है। तो मान लो कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट था, दो पार्टी मिलके जॉइंट अरेंजमेंट किया उन चीज़ों को लेके, किस चीज़ के रिगार्डिंग वो था, क्या क्या इनकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ थी, क्या इनका फाइनेंशियल इफेक्ट रहेगा, तो वो पूरे का पूरा आपको अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अंदर देना पड़ेगा। क्लियर है, समझ आ गई? जी यस सर। सर। सर जॉइंट एग्रीमेंट जो होता है वो जॉइंट वेंचर ही करते होंगे ज्यादातर। जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर देखो कंपनी और जॉइंट वेंचर भी एक तरह से ही होता है, ये जॉइंट एग्रीमेंट वही एक तरह से जॉइंट वेंचर टाइप ही होते हैं कि दो पार्टी एक मुद्दे में इंटरेस्टेड होती है। समझ आ गई? जॉइंटली क्या होती है, इंटरेस्टेड होती है पार्टीज। जी सर ठीक है। हाँ, आगे बढ़े। ठीक है। ठीक, आगे यस सर। बढ़े। हाँ जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 112, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटी। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 112, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटी। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटी। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्ट क्या है? इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्ट ये क्या है कि एक कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के अंदर कोई इंटरेस्ट है या नहीं है, आपको बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि भाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू रिक्वायर एन एंटिटी टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन दैट अनेबल यूजर ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इवेल्युएट द नेचर, द रिस्क एसोसिएटेड विद इंटरेस्ट इन द अदर एंटिटी। आपका नेचर क्या है, आपका किसी दूसरी कंपनी के अंदर क्या इंटरेस्ट है, आप किसी दूसरी कंपनी में शेयर होल्डर हो, आप किसी दूसरी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर रखा है, आपकी कोई दूसरी कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है, आपको ये बताना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ दूज इंटरेस्ट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन, और आपके उस इंटरेस्ट की वजह से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पर, फाइनेंशियल फ्लो परफॉर्मेंस पर और कैश फ्लो पर कितना इफेक्ट आया है, तो आपको वो भी बताना पड़ेगा। समझ आ गई? क्लियर है? सर आपकी यस। आवाज कट रही है, एक बार वो बता दीजिए। सौरभ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी सर, क्लियर आ रही है। मंशा, हेलो, मैं अब आपको आ रही है मेरी आवाज़ सही? जी सर आ रही है लेकिन बीच में कट जाती है। आपकी तरफ शायद ना नेटवर्क इशू रहता है शायद मंशा, मुझे ऐसा लगता है। जी सर या थोड़ा फिर बहुत थोड़ा ना रहता है। अपने फ़ोन को, शायद आपने अपने फ़ोन के अंदर बर्डन ज़्यादा कर रखा है कई बार ना,
वो उसकी वजह से भी कई बार फ़ोन के अंदर ज़्यादा डाटा होता है ना, तो वो प्रॉब्लम करता है। आप या तो अपने फ़ोन को थोड़ा ना रिफ़्रेश कर लो, क्योंकि कई दिनों से आपके फ़ोन में वो है जी मतलब, सर, मैं ऐसा हाँ, कर लूंगी। स्क्रीनशॉट वगैरह कई बार ज़्यादा हो जाते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, तो बर्डन हो जाता है फ़ोन के ऊपर, है ना। चलो यहाँ तक समझ आ गया मंशा और सौरभ? कोई डाउट किसी जी का सर, यहाँ तक ठीक तो है। मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ें। ये थोड़ा डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन हाँ, अदर एंटिटी वाला पार्ट बता मैं बता दीजिए। देता हूँ। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज़ का मतलब ये है कि भाई देखो, कोई भी कंपनी है, जैसे अगर उसने किसी दूसरी कंपनी के अंदर शेयर ले रखे हैं, या किसी दूसरी कंपनी, कोई दूसरी कंपनी के अंदर कोई उसकी होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडरी कंपनी है, या फिर कोई किसी दूसरी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर रखा है ना, तो वो बताएगी कि भाई उसका नेचर ऑफ इंटरेस्ट क्या है किसी दूसरी कंपनी में, कितना रिस्क है, और उसका दूसरी कंपनी में इंटरेस्ट होने की वजह से फाइनेंशियल पोजीशन पर, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर, कैश फ्लो पर कितना क्या आया है, इफेक्ट आया है, तो वो सारा आपको बताना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? जी सर, क्लियर है। हाँ, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी इंटरेस्ट, सर। जी सर। हाँ, इंटरेस्ट इन अदर एंटिटी रेफर टू द contractual और नॉन contractual involvement that expose entity to the viability of return from the performance of the other entity। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो इंटरेस्ट इन अदर एंटिटी का मतलब होता है, कोई भी या तो कॉन्ट्रैक्चुअल हो सकता है जैसे जॉइंट वेंचर टाइप, नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल हो सकता है जैसे आपने कोई शेयर परचेज कर रखा है, जिसमें आप क्या करते हो, एक एंटिटी डिपेंड करती है कि दूसरी कंपनी से उसको कितनी परफॉर्मेंस की वजह से कितनी रिटर्न मिलेगी, एंड जिसमें एक कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा होता है। एक कंपनी की अगर दूसरी कंपनी में किसी भी वे से कोई वो है, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट बाय वन कंपनी इन द अनदर कंपनी, जिसमें वो एक्सपेक्ट करती है रिटर्न, और ये डिपेंड करता है दूसरी कंपनी की परफॉर्मेंस से। जैसे क्या है, इंटरेस्ट इन अनदर कंपनी कैन बी एविडेंस बाय if it is not limited to the holding of equity share, that instrument, as well as other form of involvement such as provision of funding, liquidity support, credit enhancement, guarantee include। काफ़ी कुछ हो सकता है, आपने शेयर ले रखे हैं किसी दूसरी कंपनी के, आपने किसी दूसरी कंपनी के डिवेंचर ले रखे हैं, आपने कोई लोन दे रखा है उस दूसरी कंपनी को, तो ये अगर आपने कोई गारंटी दे रखी है किसी दूसरी कंपनी को, आपको पूरा बताना पड़ेगा। कोई जॉइंट कंट्रोल है, कोई जॉइंट वेंचर है, वो सारा आपको बताना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट इन अदर एंटिटी जो होता है अलग अलग तरह से होता है, आपको ये सारा बताना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता सकते हो। जी सर, ठीक है। हम आगे बढ़े। यस सर। जी सर। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बात करता है 113, फेयर वैल्यू मेजरमेंट किस तरह से करते हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये बात करता है फेयर वैल्यू की। ये एक अकेला इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करता है, और क्या है, रिक्वायर डिस्क्लोजर अबाउट द फेयर वैल्यू मेजरमेंट। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, आप किस तरह से अपनी फेयर वैल्यू क्या करोगे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स, आप क्या करोगे, डिस्क्लोज करके आप पर चलोगे कि आपने कैलकुलेशन की उस चीज़ के डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग, फेयर वैल्यू के डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। समझ आ गई? इसमें किस किस का आप फेयर वैल्यू का डिस्क्लोजर दोगे। फेयर वैल्यू इज अ मार्केट बेस्ड मेजरमेंट, नॉट एन एंटिटी स्पेसिफिक मेजरमेंट। फॉर सम एसेट एंड लाइबिलिटी ऑब्जर्वर मार्केट ट्रांजेक्शन और मार्केट इंफॉर्मेशन माइट बी अवेलेबल। फॉर अदर एसेट एंड लाइबिलिटी ऑब्जर्वेबल मार्केट ट्रांजेक्शन एंड मार्केट इंफॉर्मेशन। इसमें कुछ नहीं है, काट दो। इसमें सिंपल लिखो कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, एसेट एंड लाइबिलिटी की फेयर मार्केट वैल्यू का हम इसमें क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, दैट्स इट। इसमें आप क्या करते हो, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 113 आपको बताता है, डिफाइन करता है कि क्या होती है फेयर मार्केट वैल्यू, ये बताता है कि किस तरह से फेयर मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, और ये इंडियन अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड आपको बताता है कि
आपको पूरे का पूरा जो जिस तरह से भी आपने फेयर मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट किया है, मेजर किया है, उसके रिगार्डिंग आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोजर दोगे। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 उस बात की बात करता है। समझ आ गई? ये वाला काट दो, इतना वो नहीं है, ये अलाइनमेंट नहीं है। जी सर। हाँ, ये भी काट दो, ये भी काट दो। अब मैं कटवाने पे आ रहा हूँ क्योंकि जो रेलेवेंट नहीं है। लीज आपने पढ़ रखा है, हमने पढ़ा था लीज, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लीज क्या होता है जी शायद सर, हमने पढ़ा था। लास्ट टू लास्ट क्लास में भी बात की थी लीज की। सेम वही है जो हमने पीछे बात की थी, सेम वही है लीज, कि भाई इसमें हमें लीज के बारे में बताना है। प्रिंसिपल फॉर द रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर ऑफ लीज so that the lease and the lessor provide the relevant information in a manner that faithfully represent about those transaction। इसके अंदर हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि किस तरह की लीज है, क्या वैल्यू है लीज की, तो इसको पूरा आपको अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर बताना होता है, इसको रिप्रेजेंट करना होता है। द इंफॉर्मेशन गिव अ बेसिस फॉर द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू असेस द इफेक्ट दैट लीज हैव ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन, कि भाई लीज का कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर क्या इफेक्ट है, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट है, कैश फ्लो पर क्या इफेक्ट है, वो आपको इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा आप जो यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनको हेल्प मिलती है। समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ बच्चों। जी सर, क्लियर है। हाँ, इसमें टू अप्लाई दिस तो स्टैंडर्ड, सर कोई डाउट नहीं। हाँ, टू अप्लाई दिस स्टैंडर्ड एंटिटी शैल कंसीडर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और रेलेवेंट फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस। इस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत लीज से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, लीज कॉन्ट्रैक्ट जो लीज डीड होती है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन का क्या होता है, कंसीडर किया जाता है कि क्या होंगी एज पर दिस, और कुछ रेलिवेंट फैक्ट होते हैं उनका हमें इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली पता चलता है। एन एंटिटी शैल अप्लाई दिस स्टैंडर्ड कंसिस्टेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। और किसी ने भी अगर लीज के रिगार्डिंग कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रखी है तो उसको अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 प्रॉपरली क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है। समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को आप में से डाउट हो तो मुझे बताओ। नो सर, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। हो जाएगा ना यहाँ तक? यस सर, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। अब आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें बात करता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बात करता है जर्नल, कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरह से प्रेजेंट करोगे ताकि आप क्या कर सको, कंपेयर कर सको एक अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी दूसरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, या अपनी सेम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने पिछले सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ क्या कर सको, कंपेयर कर सको। मतलब ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या कहता है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई आप प्रेजेंटेशन किस तरह से करोगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ताकि क्या है, कंपैरेटिबिलिटी आए। आपके जो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आप उसको कंपेयर कर सको पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, और या फिर आप किसी दूसरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपेयर कर सको। इट सेट आउट the overall requirement for the presentation of financial statement guidelines for their structure, minimum requirement for their content। जो ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, ये बता के चलता है, ये रिक्वायरमेंट सेट आउट करता है कि भाई आपको किन किन गाइडलाइंस को फॉलो करना है वाइल प्रेजेंटिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और मिनिमम कंटेंट बताता है कि कम से कम आपको ये चीज़ें तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालनी है। समझ आ गई? जो भी कंपनी इन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रही होती है और जिनके ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, तो उसको ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जब भी कंपनी अपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेगी, जब भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो करेगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा,
बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। कोई जी डाउट सर हो तो क्लियर है। बताओ। नहीं सर। General purpose of financial statement are those financial statement that are intended to meet the need of user who are not in the position to require entity to prepare report tailored on their particular information need। ये बेसिकली किन लोगों के लिए है? ये जर्नल पर्पस के लिए है कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई कई लोग की क्या होती है कि मुझे तो पर्टिकुलर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये जर्नल पर्पस के लिए है कि सबको एक जैसी इन्फॉर्मेशन मिले। कई लोग होते हैं कि मेरे को तो पर्टिकुलर ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये उनके लिए नहीं है, ये सबके लिए कॉमन पर्पस के लिए है कि भाई कोई भी अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना चाहे तो सबको एक समान, सबको एक बराबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिले। क्लियर है? हाँ जी सर। जी सर क्लियर है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो इसी के अकॉर्डिंग बनेगी। इसी के अकॉर्डिंग कंसोलिडेटेड भी, स्टैंड अलोन भी एंड कंसोलिडेटेड भी, कंसोलिडेटेड प्लस स्टैंड अलोन। तो सर कंसोलिडेटेड का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1110 है ना? 1110 तो वो बताता है कि किन कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी होता है। वो उनके द्वारा उनको वो रेफर करता है उनको कि भाई अगर कोई पेरेंट कंपनी है जिसका किसी दूसरी कंपनी में इंटरेस्ट है, या फिर जिसकी कोई होल्डिंग कंपनी है, जॉइंट वेंचर कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, ये कोई अगर कोई है तो उसकी पेरेंट कंपनी को क्या करना पड़ता है? होल्डिंग कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती है। लेकिन कैसे प्रिपेयर करनी होती है, प्रिपेयर करते टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है, वो आपको प्रिपरेशन ये आपको बताएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। चाहे आपकी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, चाहे आपकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, सेम टू सेम अप्लाई होता है। हमने वो नहीं पढ़ा था शेड्यूल 3 चाहे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो या कंसोलिडेटेड हो, इक्वली अप्लाई होता है ना? जी सर। हाँ जी। जी सर। सेक्शन इन्वेंट्री 120 में तो 129 भी तो पढ़ने पड़ते हैं, बैलेंस शीट। हाँ, इन्वेंट्री हमने पढ़ा था। इन्वेंट्री सेम टू सेम है, हमने पीछे पढ़ा था ना जो। यस सर। सेम टू जी सेम है, सर। बस आपको पढ़ना है कि भाई क्या है इन्वेंट्री के ऊपर। सेम टू सेम है। हाँ जी सर। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, सेम टू सेम है। लास्ट उसमें हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा था, सेम टू सेम है। बस आपको ये याद रखना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो था कैश फ्लो का, और इसके अंदर हाँ, बस आपको याद रखना है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कैश फ्लो स्टेटमेंट सर कहा अपन ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पढ़ा था कैश फ्लो का, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। हाँ, तो वो नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आपको ध्यान रखना है, बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफरेंस है, कंटेंट सेम है। ठीक है ना? ये भी उसी की बात करता है, और ये इन्वेंट्री का भी वही कंटेंट रहेगा। वो भी इसी की बात करता है। ये चेंज इन अकाउंट्स के बारे में अगर हमने पढ़ा था, अगर कंपनी ने अपनी कोई पॉलिसी चेंज किया है, कोई अकाउंट चेंज किया है, उसके बारे में सेम टू सेम है। ये जो ऊपर पढ़ा था हमने, अगर कंपनी ने अपनी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है, कंपनी ने कोई अपने अकाउंट्स के अंदर चेंज किया है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप इसको पढ़ना बिल्कुल सेम टू सेम है जो हमने पीछे पढ़ा था। ये हमने पढ़ा था कोई ऐसे इवेंट्स हुए हैं रिपोर्टिंग पीरियड के बाद, जब आपके अकाउंट्स क्लोज हो गए और क्लोज होने के बाद कुछ, वो हमने पढ़ा था ना कंटीजेंट इवेंट हो गए थे, जो हमने पढ़ा था कि कोई ऐसे इवेंट हो जाते हैं जो आपके अकाउंट्स क्लोज होने के बाद होते हैं, है ना? कंटीजेंट इवेंट्स वाला है ये पूरा सेम, वही है, उसके बारे में बात होती है। बस आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद रखना है, बाकी सेम टू सेम है। आप ये याद करो, वो याद करो, दोनों का पर्पस एक ही है, तो इसका कोई वो नहीं है। ठीक है ना? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ कि सर मुझे यहाँ तक डाउट है, मेरे को कोई समझ नहीं आ रही, आप क्या बोलना चाहते हो, मुझे तो कुछ नहीं पता। सौरभ, हमने इनकम टैक्स समझ में आ रही है मुझे। हाँ, नहीं सर आ रही समझ में। इनकम टैक्स पढ़ा था पीछे, इनकम टैक्स के बारे में सेम टू सेम है। बस आपको ना एक कंपैरिजन चार्ट बनाना है, मैं बताता हूँ किस तरह से बनाना है कंपैरिजन चार्ट।
कंपैरिजन चार्ट। यहां पे लिखना है पर्टिकुलर, यहां पे लिखना है जैसे इनकम टैक्स लिखना है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में आप देखोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर ये कौन सा स्टैंडर्ड है, जैसे और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर ये कौन सा स्टैंडर्ड है। जैसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है, तो ऐसे आप देखोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर कैसा है। जैसे हमने पढ़ा कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर ये 3 है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर ये कौन सा है, 7। तो आप इस तरह से कंपैरिजन चार्ट बना लो, आपके लिए बहुत इजी रहेगा। अंदर का मुद्दा सारा सेम है, आपको बस पता होना चाहिए आपको डालना क्या है, वो सेम है। कंपैरिजन चार्ट बन जाएगा आप लोगों से। जी सर बन जाएगा। आप कंपैरिजन चार्ट बना लेना, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सौरभ समझ गया मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी सर। हाँ, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट हमने पढ़ा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, यस सर। सेम है बिल्कुल। जी सर पढ़ा था। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट हमने पढ़ा था, सेम है पीपी इंडियन अकाउंटिंग उसके। बस ऐसे ही आपको कंपैरिजन चार्ट बनाना है, जो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने पढ़ रखे हैं वो, लेकिन जो एक्स्ट्रा थे वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए हैं। जो जो एक्स्ट्रा आए थे वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए हैं कि भाई एक्स्ट्रा क्या थे। एम्प्लॉय बेनिफिट भी हमने पढ़ा था, याद हो तो। यस सर, जी सर, याद है। AS15। हाँ, गवर्नमेंट ग्रांट्स पढ़े थे, गवर्नमेंट ग्रांट्स अगर कोई गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलते हैं तो उनके बारे में यस सर, AS12 है। हाँ, तो ये भी आपको पूरा सेम टू से, ये आपको कुछ नहीं है, ये वही उठा रखे हैं, ये वही उठा रखे हैं। ये फॉरेन एक्सचेंज रेट में अगर करेंसी रेट में कोई चेंज आ रहा है, पढ़ा था ये भी। करेंसी हाँ रेट जी में, सर। करेंसी रेट में अगर कोई चेंज आए, फॉरेन एक्सचेंज रेट में अगर आपका कोई चेंज आए, ये हमने पढ़ा था ना। बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है, ये भी पढ़ा था, बोरोइंग कॉस्ट। मुझे बताते जाओ, आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? ये मंचा, जी सर। हाँ जी सर, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। AS15। हाँ, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट मतलब अलग से, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर AS18। हाँ, ये सारा हमने पढ़ रखा है, तो इसको बार बार टाइम वेस्ट करने की अपनी जरूरत नहीं है। बस एक तो सर कंपैरिजन, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगी ना? हाँ, कुछ कह रही हो बंचा? सर मैं ये कह रही हूँ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगी ना? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या होती है मैं बता देता हूँ। जैसे, हेलो। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, आ रही है। सर आ रही है। ये कहना चाह रहा है, अगर किसी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, जॉइंट वेंचर कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, तो क्या होता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली कि भाई वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाएंगी, प्लस एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टेटमेंट भी बनेगी, कंसोलिडेशन। दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ना, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेपरेट स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग, ये एक अलग से स्टेटमेंट दिया जाता है जिसमें आप पूरे का पूरा किसके बारे में, जॉइंट वेंचर के बारे में, आपकी सब्सिडरी के बारे में, आपकी एसोसिएट के बारे में, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी उसकी एक अलग से आप क्या देते हो, एक फॉर्म होता है AOC 1 के अंदर। AOC 1 के अंदर एक पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट जाती है कि आपकी जॉइंट वेंचर, सब्सिडरी, एसोसिएट के अंदर अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है तो आप इन्वेस्टमेंट की पूरी एक अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हो कि भाई मेरी इन कंपनी के अंदर क्या है, इन्वेस्टमेंट है, और उसका पूरा आप उसके एसेट्स, लाइबिलिटी, उसकी टोटल एसेट, टोटल लाइबिलिटी, उसकी नेटवर्थ, उसके बारे में डिटेल में पूरा बताते हो। अलग से एक सेपरेट स्टेटमेंट जाती है, अलग के अटैच होके। समझ आ गई? तो इसमें सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग देते हो आप, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट कंपनी, आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी उसके रिगार्डिंग।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये भी हमने पढ़ा था, अगर आपकी किसी एसोसिएट कंपनी ठीक या है सर। जॉइंट वेंचर में अगर आपकी वो हो इन्वेस्टमेंट हो, उसका डिस्क्लोजर वो भी बात करता है, ये भी हमने बात कर रखी है, पीछे पड़ा हुआ है। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27। हाँ, बस ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे बता रहा हूँ, आपने कुछ नहीं करना, बैठ के पहले ना पर्टिकुलर्स ऐसे नोट करना, मैं फॉर्मेट बता देता हूँ। पर्टिकुलर्स, नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पहले सारे एक से लेके, पहले सारे क्या करना, एक से लेके यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जैसे नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पूरा नोट कर लेना। पर्टिकुलर्स में आगे लिख देना कि ये नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस किस के लिए है। 29 तक जब आप लिख लोगे सारा, फिर आप देख लेना कि कौन कौन सा पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस लिए है, दूसरा किस लिए है, जैसे कैश फ्लो। फिर उसके पैरेलल आप देखना कि कैश फ्लो का इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रखा है। तो जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मान लो जो भी दे रखा है 12 13 10 6 7 7 दे रखा है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे, आपको पता चल जाएगा कि कैश फ्लो जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कैश फ्लो स्टैंडर्ड 3 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसका 7 है। तो इनका सारे का सारा आपको इस तरह से पता चल जाएगा, और जो एक्स्ट्रा होंगे फिर जो भी कोई एक्स्ट्रा निकला तो उसको फिर एक्स्ट्रा लिख लेना आप अलग से, ठीक है ना। और कोई ऐसा लगता है फिर आपको कि सर मुझे इनमें से ना एक्स्ट्रा ये वाला था और ये वाला मुझे समझ नहीं आया, एक बार आप पढ़ना, अगर समझ नहीं आए तो फिर मेरे से पूछ लेना। इस तरह से सबसे बेस्ट तरीके से आपको याद होगा। क्लियर है? कोई डाउट? जी सर Yes, क्लियर sir. है। हाँ, आगे बढ़े। नो सर। कंटेंट तो नहीं लिखना है हाँ, सर, इस चार्ट में कंटेंट भी लिखना है क्या? इस चार्ट में आप कंटेंट नहीं लिखना, सिर्फ मेन हेडिंग लिखना है। जैसे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर है, उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको 28 दे रखा है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये कहाँ दे रखा है, पैरेलल लिखोगे। समझ आ गई मेरी बात किस तरह से? और एक बार मेरे को ना बना के ना भेजना, ग्रुप में भेजना, जिसका भी बन जाए वो ग्रुप में शेयर कर देना, ताकि उसको हम सेव भी कर ले अच्छे से, ताकि आगे के लिए हम यूज़ ओके करें उसको, ठीक है ना। जी सर ठीक। हाँ, तो ये कंपैरिजन चार्ट पूरा बना लेना ताकि आप लोगों के लिए सही रहे। क्लियर है? यहाँ किसी का ओके डाउट हो सर। तो बताओ। नहीं सर, नहीं यहाँ है तक सर क्लियर है। डाउट। ओके, एक मिनट। अब आते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, फाइनेंस रिपोर्टिंग ऑन हाई। हाँ, अब आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन द हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक्स। ये वाला हमने पहले नहीं पढ़ा, तो इसको पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल, क्या कहना चाह रहे हैं ये, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक्स, हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक्स बात करते हैं। द स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाई टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
including the consolidated financial statement of entity whose functional currency is the currency of hyperinflationary economy। ये कहना चाह रहा है हाइपर इन्फ्लेशनरी का मतलब होता है कि भाई जिस हाइपर इन्फ्लेशनरी मतलब जहाँ पर क्या हो रहा है, ज़्यादा महंगाई हो रही है, जिस करेंसी में बहुत ज़्यादा, जो करेंसी ज़्यादा महंगी होती जा रही है, उस करेंसी की क्या करना है आपको, उस करेंसी के रिगार्डिंग आपको क्या देनी है, रिपोर्टिंग देनी है। दिस स्टैंडर्ड अप्लाई टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटिटी हुज फंक्शनल करेंसी इज द करेंसी ऑफ हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी। मान लो आप डॉलर के अंदर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, आपकी फंक्शनल जो करेंसी है वो डॉलर है, मान लो आप डॉलर में ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। मान लो डॉलर आपका हाइपर इन्फ्लेशनरी है, हाइपर इन्फ्लेशनरी मतलब बहुत महंगा हो रहा है, महंगी करेंसी होती जा रही है, महंगाई बहुत होती जा रही है, तो उस केस में क्या है, आपको हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी के रिगार्डिंग कि भाई जो भी आपका डॉलर में महंगाई होती जा रही है, आपका डॉलर